गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 20 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, जिसमें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी उसका हम अर्थ समझ चुके हैं और उसकी विशेषताएँ, उसका महत्व और वो कितने समय के लिए ली जाती हैं, यानी अल्पकालीन के समय के लिए जाती हैं, दीर्घकालीन या मध्यकालीन। तो वो सब हम अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। तो जो आज इस वीडियो पे नया है वो जाके देख सकता है। वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वित्त के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको अच्छे से एकदम समझाऊंगी ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए इसमें से कोई भी, तो आप अच्छे से आराम से अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे लिख सको, ताकि आपको जब अच्छे से ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपको अच्छे से पता होगा, तो आप अपनी बना के भी लिख सकते हो। इतने अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाए तो अच्छे से देखना, ऐसे स्किप करके छोड़ना मत। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम पहला व्यावसायिक वित्त का स्रोत समता या सामान्य अंश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इक्विटी शेयर्स। देखो, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, जब गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, वो अपनी कंपनी में पूंजी के लिए यानी पैसा लाने के लिए उनको ये हक होता है, उनको ये अधिकार होता है कि वो जनता को आमंत्रित कर सकती हैं अपनी कंपनी में। यानी वो चाहें तो जो जनता के लोग हैं, बाकी साधारण जो लोग हैं, उन्हें अपनी कंपनी में बुला सकते हैं। लेकिन वो जो लोग आएंगे इस कंपनी में, वो पूंजी लेकर आएंगे अपने साथ, ठीक है। वो जो कितनी पूंजी लेकर आएंगे वो ये बताते हैं, क्योंकि अपने शेयर इशू करते हैं, यानी अंश, जैसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अंश और इंग्लिश में कहते हैं शेयर्स। तो वो अपने शेयर्स इशू करते हैं। जो व्यक्ति जनता का इन शेयर्स को खरीदता है, वो पर शेयर्स यानी एक शेयर पे जितने पैसे होते हैं वो पेमेंट करता है। और जो भी इन शेयर्स को खरीदता है, जो भी इन अंशों को खरीदता है, वो कंपनी का मालिक बन जाता है उतने ही अंशों का जितने अंश वो खरीदता है, ठीक है। तो देखो, क्या होते हैं समता अंश। इसका अभिप्राय उन अंशों से है जो वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय पूंजी की वापसी में किसी तरह की पहल का अधिकार नहीं रखते। तो इसका मतलब ये है, जो अंश होते हैं, जो कंपनी अंश जारी करती है, वो दो तरह से होते हैं। पहला होता है समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स, और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखो, इनमें क्या होता है कि ये तो मालिक बन जाते हैं एक तरह से, लेकिन इनको कंपनी में जब भी कोई लाभ होगा, जब भी कोई लाभ बटेगा, इनको सबसे एंड में मिलता है, सबसे लास्ट में मिलता है। अगर बचता है तो मिलता है। सबसे पहले मिलता है पूर्वाधिकारी अंशों को, यानी अंशों की बात करें अगर हम, सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशों को मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर उनके बाद एंड में इनको मिलता है, यानी एक तरह से ये मालिक होते हैं, क्योंकि तो सबसे पहले दूसरों को पटाते हैं पैसा, फिर बाद में जब पैसा बचता है तब इन्हें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि वार्षिक लाभांश, यानी एक साल में जब भी लाभ सबको बंटता है, जितना भी लाभ होता है, उसका भुगतान व समापन के समय, यानी कंपनी का अगर समापन हो रहा है, सब कंपनी अगर बंद हो रही है, जो पूंजी बांटी जाएगी सब में, जिसकी जितनी पूंजी लगी है, कि वापसी में किसी तरह की पहल का अधिकार नहीं रखते। कि मतलब ये नहीं बोल सकते कि इस साल का लाभ का सबसे पहले हमें हिस्सा दो, या फिर कंपनी ख़त्म हो रही है तो हमें पूंजी सबसे पहले दो, ऐसा नहीं बोल सकते। इन्हें सबसे एंड में मिलता है, ठीक है। देखो, जिन निवेशकों को समता अंश जारी किए जाते हैं उन्हें समता अंशधारी कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति, जो जनता के जो भी लोग होते हैं, जो इन अंशों को खरीदते हैं, समता अंशों को, नाम याद रखना है, समता अंशों को जो खरीदते हैं वो समता अंशधारी यानी इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, यानी ये असली मालिक होते हैं, उस कंपनी के ओनर होते हैं। इन्हें कंपनी की सभाओं में मतदान का अधिकार होता है, कि जब भी मीटिंग होती है, जब भी कोई सभा लगाई जाती है कंपनी में, तो ये उसमें वोट कर सकते हैं और इसमें शामिल भी हो सकते हैं, यह अधिकार होता है। समता अंशों पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है, कि मतलब इन पे जो इन्हें लाभ मिलेगा उसकी दर निश्चित नहीं होती कि आपको इतने % लाभ मिलेगा या इतने % लाभ मिलेगा। अगर लाभ बचता है तो इन्हें मिलता है, तो अगर ज़्यादा लाभ बचता है तो इन्हें ज़्यादा भी मिलता है, कम बचता है तो कम भी मिलता है, ये फ़ायदा होता है इनका। लेकिन जो इनके लाभांश की दर होती है वो अनिश्चित होती है, मतलब कितनी भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है, ठीक है। इन्हें लाभांश का भुगतान और इनकी पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों को करने के बाद किया जाता है, कि मतलब जब पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं इनको पहले करते हैं, फिर इनके बाद जब बचता है तब इन्हें समता अंशों को तब करते हैं, ठीक है, मतलब इन्हें लास्ट में करते हैं। अब देखो, समता अंश के लाभ। ये समता अंश जो भी लोग खरीदते हैं, हमारे जो व्यक्ति खरीदेंगे उन्हें क्या फ़ायदा होता है इन अंशों को खरीदने से, और जो कंपनी है उन्हें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे विनियोजकों यानी समता अंशधारियों को क्या लाभ होता है। विनियोजकों मतलब जो लोग इन अंशों को खरीद रहे हैं, उन्हें कहते हैं विनियोजक यानी इन्वेस्टर्स। समता अंशधारी, ठीक है, इन्हें क्या लाभ होता है देखो।
प्रबंधकीय क्रियाओं में हिस्सेदारी, मतलब जो भी व्यक्ति, जो भी जनता का व्यक्ति है, जो इन अंशों को खरीदता है, इन समता अंशों को खरीदता है, उसे ये हक होता है कि जो कंपनी में जितनी कंपनी को मैनेज करने की जितनी भी क्रियाएँ की जा रही हैं, जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, उनमें अपना भाग ले सकते हैं। ठीक है? कोई इन्हें रोक नहीं सकता। समता अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में उपस्थित रहने और मतदान का पूरा अधिकार होता है, कि मतलब उस कंपनी में, कंपनी से रिलेटेड उस कंपनी को लेकर अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई सभा हो रही है, तो इसमें उपस्थित रह सकते हैं, कोई इन्हें नहीं रोक सकता, इन्हें हक होता है। ठीक है? समता अंशधारियों का कंपनी के प्रबंध में अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। इसका मतलब ये है कि अ, अगर वो कंपनी में आता है डेली, तब भी वो उसमें भाग ले सकता है मीटिंग में। अगर वो दूर से है, अगर वो दूर रहता है, नहीं आ पा रहा है, तो वो अपने थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है। ठीक है? लाभांश के रूप में अधिक आय, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी के आय के अंतिम प्राप्तकर्ता होने के कारण ऋण पत्रों पर ब्याज, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश आदि का भुगतान करने के बाद जो भी शेष बचता है, वह लाभ समता अंशधारियों को मिलता है। कई बार यह शेष बचा लाभ बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे इन्हें अधिक आय प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो होता है ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स, इनको जो इनकी ब्याज की दर होती है वो निश्चित होती है, कि मान लो 8% है, 20% है, 25% है, इनको पेमेंट कर दी जाती है। फिर आता है पूर्वाधिकारी अंश, इनकी भी जो होती है वो भी निश्चित होती है, कि मतलब इनकी जो भुगतान, जो लाभांश की दर होती है वो निश्चित होती है, इनकी भी इन लोगों की तरह ही, तो इन्हें भी बढ़ जाती है। मान लो किसी साल बहुत ज़्यादा लाभ हुआ, बहुत ज़्यादा, तो इन्हें तो उसी दर पे ब्याज मिल जाता है जितना इनका निश्चित था, और इन्हें भी उतना ही लाभ मिल जाएगा जितना पहले से तय था। लेकिन इन दोनों को देने के बाद बहुत ज़्यादा लाभ बच गया फिर भी, तो फिर वो लाभ इन समता अंशधारियों को मिल जाता है, यानी लाभ के रूप में इन्हें अधिक आय हो जाती है, यानी लाभ, इन्हें अधिक इनकम हो जाती है। ठीक है? तो इन्हें ये फ़ायदा होता है कि अगर अधिक लाभ होता है कंपनी को, तो ये इन्हें फ़ायदा होता है इस बात का, कि इन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। पूंजीगत लाभ अर्जित करना, कई बार कंपनी के लाभ अधिक होने के कारण समता अंशों का बाजार मूल्य तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में अंशों को बेचकर लाभ अर्जित किया जा सकता है। ऐसे लाभ को पूंजीगत लाभ कहते हैं। देखो, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं, उनमें जो भी लोग, यानी जो जनता के लोग हैं, जो भी समता अंशों को खरीदते हैं, उन्हें ये हक होता है कि वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अंश बेच सकते हैं और बदले में पैसे लेकर कंपनी से निकल सकते हैं। तो देखो, इसमें ये बोला है कि कई बार ऐसे होता है कि जिस कंपनी में वो लोग रह रहे हैं, जिस कंपनी में वो मालिक हैं अभी, मान लो उस कंपनी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, हर साल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसकी इमेज बढ़ती जाती है। तो बाज़ार में जो लोग हैं, और भी लोग हैं जो जनता के, वो इस कंपनी में आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं एक शेयर पर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन शेयर खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, जिस कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही है, वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं और बदले में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, जिसे बोलते हैं पूंजीगत लाभ। ठीक है? तो देखो, हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति इन्हें खरीदते हैं अंशों को, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। अब देखते हैं कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, कि जो कंपनी है, जो इन अंशों को जारी कर रही है, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है? तो देखो क्या फ़ायदा होता है कंपनी को। स्थायी पूंजी की व्यवस्था, समता अंश कंपनी को दीर्घकालीन और स्थायी वित्त उपलब्ध करवाते हैं। समता अंश पूंजी का भुगतान कंपनी को अपने जीवन काल में नहीं करना होता। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि जो भी व्यक्ति इन अंशों को खरीदते हैं, वो पूंजी लेके आते हैं, और इन्हें, कंपनी को ये वो नहीं रहता कि इन्हें कंपनी की, मतलब इन अंशों, इनकी पूंजी वापस करनी होगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन अंशों को खरीदते हैं, वो उस कंपनी समापन पर ही अपनी पूंजी वापस मांग सकते हैं, मतलब जब कंपनी ख़त्म हो रही होती है, तभी इनकी पूंजी वापस की जाती है। यानी स्थायी पूंजी की व्यवस्था, मतलब कंपनी को एक लंबे समय के लिए पूंजी मिल जाती है। इन्हें फिर ये नहीं रहता डर कि इन्हें पूंजी वापस देनी पड़ेगी या इन्हें लाभ देना पड़ेगा बार बार, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें एक लंबे समय के लिए पूंजी मिल जाती है कंपनी को। ठीक है? क्योंकि इनकी पूंजी का भुगतान कंपनी के अंतिम समय पर करना पड़ता है, जब कंपनी ख़त्म हो रही होती है। ठीक है? स्थायी भार नहीं, इसका मतलब भी सेम वही है। देखो, जैसे यहाँ पे स्थायी पूंजी मिल गई इनको अब, क्योंकि लंबे समय के लिए पूंजी मिल गई, तो अब इन्हें एक भार नहीं रहेगा ना, एक वज़न नहीं रहेगा सर पर, कि इन्हें देना पड़ेगा, कभी भी जैसे माँग ले तो इन्हें वापस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ये निकलना भी चाहते हैं, तो अपने शेयर्स किसी तीसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, तब भी फिर इन्हें अपनी पूंजी देनी नहीं पड़ती। तो इन्हें एक भार नहीं होता, इनके सिर पे एक वज़न नहीं होता एक तरह से, यानी सर दर्द नहीं होता इनका। इन पर पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की भांति लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, कि मतलब जिस तरह पूर्वाधिकारी अंशों को हर साल देना पड़ता है, आपको देना ही देना है, लाभ हो या ना हो देना ही पड़ता है, तो एक तरह से भार हो जाता है ना।
कि पता नहीं अगले साल लाभ होगा कि नहीं होगा, कैसे हम उसका लाभ देंगे, है ना? तो ये टेंशन होनी पड़ती है। लेकिन समतांशों के जब समतांश होते हैं, उनके लिए कंपनी को ये टेंशन नहीं लेनी पड़ती कि लाभ होगा तो उन्हें मिलता है, नहीं होता है तो नहीं मिलता है। सभी स्थायी व्ययों का भुगतान करने के बाद यदि कुछ शेष बचता है तभी इनको लाभांश दिया जाता है। मतलब अगर सबकी पेमेंट करने के बाद, जिससे लोन लिया है उसकी पेमेंट करने के बाद, जितने पूर्वाधिकारी अंश हैं उनको पेमेंट करने के बाद अगर लाभ बचता है तो ही इनको दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता। और ये मांग भी नहीं सकते, फिर वो अगले साल भी नहीं मांग सकते कि हमारा पिछले साल का लाभ दो। तो एक तरह से इन पर भार नहीं होता है। ठीक है। साख में वृद्धि, साख मतलब इमेज, कि मतलब पहचान बढ़ती है इस कंपनी की, एक अच्छी इमेज बन जाती है, जनता में एक अच्छी पहचान बन जाती है। जिस कंपनी की जितनी अधिक समतांश पूंजी होती है, बाजार में उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। मतलब जिस कंपनी में जितने अधिक अंशधारी होते हैं, जितने अधिक लोग उनके समतांशों को खरीदते हैं, तो उनकी साख ज़्यादा अच्छी हो जाती है, उनकी पहचान अच्छी हो जाती है। इससे कंपनी की ऋण प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि होती है, कि मतलब अगर किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा अंशधारी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके अंश खरीदे हैं, तो ईज़िली किसी तीसरे इंसान से लोन ले सकते हैं, उनकी अच्छी इमेज बन जाती है। ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति की अच्छी पहचान होती है जनता में, पब्लिक में, उसको लोन मिलना आसान हो जाता है ना, तो वैसे ही बोला है। ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा कि क्या-क्या लाभ होते हैं उन व्यक्तियों को जो अंश खरीदते हैं और कंपनी को। अब पढ़ेंगे हानियाँ क्या-क्या होती हैं, कि अगर जो लोग हैं जो इन अंशों को खरीद रहे हैं, उन्हें क्या नुकसान होगा अगर वो इन अंशों को खरीदेंगे। ठीक है। तो पहला है विनियोजकों यानी अंशधारियों को क्या हानियाँ होती हैं। पहला है अनिश्चित आय, क्योंकि देखो निश्चित तो होती नहीं है इनकी। जैसे पूर्वाधिकारी अंशों की आय निश्चित होती है कि हर साल उन्हें इतना लाभ मिलेगा, लेकिन इनकी तो होती नहीं है। इन्हें अगर लाभ हो रहा है कंपनी को तो इन्हें मिलता है, वरना नहीं मिलता है ना? तो एक तरह से इन्हें नुकसान है ना, क्योंकि अगर मान लो किसी साल लाभ नहीं हुआ, तो बाकी लोगों को तो मिल जाएगा, भले ही वो कहीं से भी दें, लेकिन इन्हें तो मिलता नहीं है। और ना ही इकट्ठा होता है कि अगले साल मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। जिस साल लाभ होता है तो मिलता है, वरना नहीं मिलता। क्योंकि समता अंशों पर दिए जाने वाले लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, इसलिए समता अंशधारियों के लिए आय की अनिश्चितता बनी रहती है। इसका मतलब यही है कि अगले साल लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये इन्हें पता नहीं होता है, क्योंकि अगर लाभ होगा तो मिलेगा, वो भी तब मिलेगा अगर वो बचेगा बाकी लोगों को देने के बाद। तो एक तरह से इनके लिए हानि होती है, अनिश्चित आय, कि इन्हें फ़ायदा हो भी सकता है, यानी इनकम हो भी सकती है और नहीं भी। मंदी काल से हानि, मंदी काल में लाभ कम होने के कारण एक और लाभांश कम दर से मिलता है, दूसरी ओर अंशों के बाजार में मूल्य भी भारी गिरावट आती है। इसका मतलब यही है कि मैंने मंदी काल का मतलब यह है कि मान लो कंपनी का फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत नुकसान में चल रही है कंपनी। ठीक है। बाजार में भी बहुत कम माल बिच रहा है और जो समता अंश है वो भी लोग खरीदने से मना कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, बहुत हानि चल रही है। तो क्या होता है, एक तो इन्हें लाभ कम मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है, और दूसरा क्या है कि ये अपने अंश किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी बहुत गिरावट चलती है मूल्य में, अंश में। ठीक है। क्योंकि उस कंपनी के जो अंश हैं उनमें बहुत नुकसान चल रहा है, तो तीसरे व्यक्ति उन्हें खरीदना भी नहीं चाहता है, तो उसे कहते हैं मंदी काल से हानि। अब है समापन से हानि। देखो समापन से हानि क्यों बताया था ना, कि अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है किसी साल, तब इन्हें लाभ कब मिलता है, जब बाकी लोगों को पेमेंट हो जाती है तो बचता है तभी। दूसरा, अगर कंपनी ख़त्म हो रही है, मान लो कंपनी का समय ख़त्म हो रहा है, कंपनी बंद कर रहे हैं वो लोग, तो बाकी सामानों को जो बेचते हैं, बेच-बाच के जो पैसा आता है, सबसे पहले वो लोग लेनदारों को पैसा वापस करते हैं, पेमेंट करते हैं, फिर पूर्वाधिकारी अंशों को पैसा वापस करते हैं। अगर बचता है तो ही इन लोगों को देते हैं, वरना नहीं देते हैं, फिर बहुत कम देते हैं। तो समापन से हानि इसीलिए बोला है कि कंपनी के समापन से इन्हें हानि भी हो जाती है। कंपनी के समापन की दशा में समता अंश पूंजी की वापसी सबसे अंत में की जाती है, क्योंकि सबसे लास्ट में इन्हें पैसा मिलता है, कम भी मिलता है और कभी-कभी मिलता भी नहीं है, इसलिए इन्हें हानि होती है। ठीक है। अब देखो कंपनियों को क्या हानि होती है, कि मतलब समता अंश अगर वो लोग बेच रहे हैं तो उससे इन्हें क्या नुकसान होता है। पूंजी ढांचे में लोचशीलता का अभाव, समता अंशों को एक बार निर्गमित करके कंपनी अपने जीवन काल में इनका भुगतान नहीं कर सकती, अतः चाहते हुए भी कंपनी समतांश पूंजी को वापस नहीं कर सकती। इसका मतलब यही है कि मान लो जो इन्होंने अपने अंश बेच दिए समता अंश, और जिन लोगों ने इनके समता अंश खरीदे हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए, जब तक वो कंपनी चलेगी तब तक वो इसमें मालिक बने रहेंगे। ये लोग चाहते हुए भी उन्हें नहीं निकाल सकते। ये लोग चाहेंगे उन्हें निकालना तब भी नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो एक तरह से पूंजी ढांचे में लोचशीलता का अभाव रहता है, कि मान लो ये अपना बिज़नेस छोटा करना चाहते हैं, या फिर मान लो इनके पास पैसा ऑलरेडी बहुत सारा है, वो चाहते हैं कि इन लोगों को निकाल दें, तो वो चाहते हुए भी इन लोगों को नहीं निकाल सकते। ठीक है।
प्रबंध में हस्तक्षेप से हानि। देखो बताया था ना कि समता अंशों को पूरा अधिकार होता है कि वो कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी की सभाओं में पूरा अधिकार लेते हैं, पूरी वोट करते हैं, वो उसमें उपस्थित रहते हैं और ये लोग उन्हें मना नहीं कर सकते कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो अपनी जगह किसी तीसरे इंसान को या किसी दूसरे इंसान को भी भेज सकते हैं और ये मना नहीं कर सकते। और मान लो इन्हें कोई ऐसी सीक्रेट मीटिंग करनी है कि किसी भी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहते, ये सिर्फ 2 लोग करना चाहते हैं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग सारे शामिल होते ही हैं, जो समतांश होते हैं वो सारे शामिल होते हैं, तो इससे इन्हें हानि होती है। कंपनी जितने अधिक समतांश जारी करती है, उतने ही अधिक लोगों का हस्तक्षेप कंपनी के प्रबंध में बढ़ता है। कि मान लो 100 लोगों ने इनके समतांश खरीदे हैं, तो 100 के 100 लोग इनकी मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, ये मना नहीं कर सकते चाहते हुए भी। तो एक तरह से हानि होती है ना। मान लो आप कोई सीक्रेट मीटिंग करना चाहते हो, कोई जो बात है नहीं बताना चाहते बाकी लोगों को, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो मीटिंग है उनमें इन लोगों को आना ही पड़ता है। आप चाहो या ना चाहो, वो लोग आएंगे ही आएंगे। तो एक तरह से इन्हें हानि होती है, ठीक है। अब है अधिक निर्गमन लागतें। ये मतलब निर्गमन मतलब कि समता अंशों को जारी जब करते हैं ये लोग, जब जनता को बेचते हैं जिस समय, तो ना बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। यानी प्रविवरण जारी करना। तो प्रविवरण क्या होता है, इससे पहले हम 19 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये लोग प्रविवरण पत्र जारी करते हैं तब बहुत खर्चा करना पड़ता है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के लिए खर्चा करना पड़ता है, यानी जब ये समता अंश जारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्हें लागतें आती हैं, खर्चा आता है। तो इससे ना हानि होती है ना। अन्य प्रतिभूतियों की अपेक्षा समता अंशों को जारी करने पर कंपनी को अधिक निर्गमन लागतें वहन करनी पड़ती हैं। इसका मतलब यही है। प्रतिभूतियों का मतलब यही होता है सिक्योरिटीज़, जैसे समता अंश हो गए, पूर्वाधिकारी अंश हो गए, ऋण पत्र हो गए, इन सबको प्रतिभूति ही कहते हैं, इंग्लिश में सिक्योरिटीज़ कहते हैं, ठीक है, जिनसे हमें पूंजी मिलती है। तो बाकी प्रतिभूति यानी बाकी सिक्योरिटीज़ की अपेक्षा उनकी जगह समता अंशों को जारी करने में ज़्यादा खर्चा आता है, यानी ज़्यादा लागतें वहन करनी पड़ती है। का मतलब यही है कि ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक पढ़ा कि समतांश क्या होते हैं, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्वाधिकारी अंश। आपको बताया था ना कि सार्वजनिक कंपनी है 2 तरह के अंश जारी करती है, एक होता है समतांश और एक होता है पूर्वाधिकारी अंश। तो समतांश क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्व अधिकार अंश। इसको देखो आप 2 वर्ड में डिवाइड कर सकते हो, पूर्व प्लस अधिकार। पूर्व मतलब पहले, अधिकार मतलब उसका हक होता है पहले लेना, यानी लाभ होगा तो इन्हें पहला हक मिलेगा, समता अंशों से इन्हें पहले लाभ मिलेगा। समापन पे अगर पूंजी वापस की जा रही है तब भी इन्हें समता अंशों से पहले मिलेगी। कुछ भी मिल रहा है इन्हें पहला हक होता है, पूर्व अधिकार, ठीक है, नाम से समझ जाना, पूर्व अधिकार अंश। देखो ये क्या होते हैं। इसका अभिप्राय उन अंशों से है जो वार्षिक लाभांश का भुगतान के समय व समापन के समय पूंजी वापसी के अधिकार में प्राथमिकता रखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी में किसी की साल में लाभ हो रहा है, तो जैसे लाभ होता है तो बांटते हैं ना सब में, तो इनका पहला हक होता है समता अंशों से, ठीक है। जो समता अंश अभी हमने पढ़े, उन्हें एंड में भी लाभ मिलेगा अगर बचेगा तो, और इन्हें पहले मिलता है, लाभ हो या ना हो, इन्हें एक निश्चित दर पर लाभ मिलता ही मिलता है। समता अंशों से पहला हक होता है, पूर्व अधिकार होता है, ठीक है। इन्हें लाभांश का भुगतान समता अंशधारियों से पहले किया जाता है। बताया था ना कि इन्हें लाभांश का भुगतान यानी लाभ का जो पेमेंट होती है इन्हें पहले की जाती है समता अंशधारियों से। इनके लाभांश की दर पूर्व निश्चित होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी लोग खरीदते हैं इन अंशों को, पहले तय कर लिया जाता है, पहले डिसाइड हो जाता है कि इन्हें कितने प्रतिशत पर लाभ मिलेगा, यानी पूर्व निश्चित दर होती है। समापन के समय इनकी पूंजी समता अंशों से पहले वापस की जाती है। मान लो कंपनी अगर ख़त्म हो रही है, समापन हो रहा है, कंपनी अगर बंद हो रही है, तो जो पूंजी है, जितना इन्होंने पैसा लगाया था, साथ में इनका लाभ इन्हें समता अंशों से पहले मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनका पूर्व अधिकार होता है, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ लिया अभी कि पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पूर्वाधिकारी अंश कई प्रकार के होते हैं, और कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो देखो पहला है परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। देखो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। यदि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करवा सकते हैं, तो उसे ऐसे अंशों को परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश कहा जाता है। कि जो जो लोग इस तरह के अंश खरीदते हैं, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश खरीदते हैं, तो वो कुछ समय के बाद यानी कुछ सालों के बाद अगर वो चाहें तो वो पूर्वाधिकारी अंशों से समता अंश बन सकते हैं। फिर उन्हें वो सारी बातें माननी होंगी जो समता अंशों में लागू होती हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, यानी अपने अंशों को परिवर्तन कर सकते हैं किसी दूसरे अंश में, यानी
समता अंश में, ठीक है, उसे कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। दूसरा है अपरिवर्तनीय। तो देखो याद करने का सबसे आसान तरीका है, परिवर्तनीय में वो समता अंशों में एक समय के बाद परिवर्तन हो जाते हैं। अपरिवर्तनीय क्यों नहीं, हक नहीं होता है कि वो समता अंश में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उल्टा कर देना इसका बस। इसमें पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। देखो अगर आपको ये एक एक याद कर लेना, परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं ये याद कर लेना, आप परिवर्तन में इसको उल्टा कर देंगे, नहीं होते। अब है संचयी पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। यदि कंपनी को किसी वर्ष लाभ न हो तो ये अंशधारी उस वर्ष के बकाया लाभांश को अगले वर्ष प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। संचयी मतलब इकट्ठा होता रहता है इनका लाभ। मान लो इस साल यानी मान लो 2025 में 2024 में कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन इनकी पहले से निश्चित दर थी कि इन्हें इतना लाभ मिलेगा हर साल, लेकिन इस साल फ़ायदा हुआ ही नहीं कंपनी को, तो कहाँ से देंगे। तो इन्हें का जो लाभ है इस साल का इकट्ठा हो जाएगा और अगले साल जितना भी लाभ होगा कंपनी को उन्हें उतने प्रतिशत लाभ देना होगा। यानी जितना तय है, मान लो इनका 8% तय है कि हर साल इन्हें 8% पे लाभ मिलेगा, तो इस साल का 8% इन्हें अगले साल दोबारा मिलेगा, क्योंकि इस साल इन्हें अगर नहीं मिला है तो, ठीक है। यानी इनका लाभ इकट्ठा हो जाता है जो संचयी पूर्वाधिकारी अंशों को खरीदते हैं उनका, ठीक है। अब है असंचयी, इसका उल्टा कर देते हैं। देखो यदि किसी वर्ष पर्याप्त लाभ न होने के कारण इन्हें लाभांश का भुगतान न किया जा सके तो अगले वर्ष इन्हें केवल चालू वर्ष का लाभांश ही दिया जाएगा, या इसका मतलब है पिछले वर्ष के बकाया लाभांश को प्राप्त करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। संचय में क्या होता है कि अगर इन्हें इस साल लाभ नहीं मिला है तो अगले साल मिलेगा, इस साल का भी और अगले साल का भी। लेकिन असंचय में क्या होता है कि मान लो अगर इन्हें इस साल लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि अगर कंपनी को लाभ नहीं हुआ है बिल्कुल भी, तो इन्हें इस साल का लाभ अभी रह जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा अगर नहीं मिला है तो। और अगले साल अगर 2025 में इन्हें जितना भी लाभ मिलेगा वो सिर्फ 8% ही मिलेगा, जो इस साल का 8% है बकाया वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ख़त्म हो गया, क्योंकि लाभ हुआ ही नहीं था। असंचय में इकट्ठा नहीं होता है और संचय में इकट्ठा होता है, ठीक है। अब है भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, देखो जिन पूर्वाधिकारी अंशों पर समता अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश वितरित करने के उपरांत शेष लाभ में से पुनः लाभांश लेने का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। देखो भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं कि मतलब पूर्वाधिकारी अंशों को अगर जितने प्रतिशत इनके तय किया हुआ है उतना दे दिया, फिर इनके बाद समता अंशधारियों को भी दे दिया, फिर भी अगर लाभ बच गया, मान लो बहुत ज़्यादा लाभ था, इन्हें भी दे दिया, समता अंशधारियों को भी दे दिया, फिर भी लाभ बच गया, तो इन्हें हक होता है कि जो शेष बचा हुआ है उसमें भी इनका भाग हो, यानी उसमें भी इनका हिस्सा हो कि इन्हें और लाभ मिले, ठीक है। तो उसे कहते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश की अगर इन्हें लाभ देने के बाद फिर इनके बाद समता अंश को लाभ देने के बाद अगर शेष लाभ फिर भी बच जाता है तो ये दोबारा यानी पुनः लाभांश में हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। अब देखो अब इसका उल्टा कर दो, अब भागयुक्त बहुत आसान है, आप याद कर सकते हो इजीली। 8 है लेकिन आपको सिर्फ 4 याद करने हैं, क्योंकि 4 ऐसे हैं सेम उल्टे 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 हैं, ठीक है। अब है अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। जिन पूर्वाधिकारी अंशों पर अतिरिक्त लाभ में से पुनः लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता उन्हें अभागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें अधिकार था कि शेष लाभ में से हिस्सा ले सकते हैं, इन्हें नहीं होता है। अब आता है शोध्य पूर्वाधिकारी अंश। शोध्य मतलब ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनका कंपनी एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर देती है। जो शोध्य पूर्वाधिकारी अंश खरीदते हैं लोग, उनका कुछ सालों के बाद ये इनके पूरी पूंजी वापस करके इन्हें कंपनी से निकाल सकती है, ठीक है। कंपनी को हक होता है कि जो लोग इन्हें खरीदते हैं, शोध्य पूर्वाधिकारी अंश खरीदते हैं जो व्यक्ति, उन्हें एक समय के बाद उनकी पूंजी वापस कर देती है और उन्हें कंपनी से निकाल देती है। अशोध्य में क्या होता है, जिन पूर्वाधिकारी अंशों को कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान नहीं करती उन्हें अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश कहते हैं। कि मतलब जो लोग अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश खरीदते हैं उन्हें उनकी पूंजी तभी वापस मिलती है जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी बंद होती है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पूर्वाधिकारी अंशों के लाभ, मतलब जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होता है। तो पहले पढ़ेंगे जो व्यक्ति खरीदते हैं, फिर पढ़ेंगे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो पहला है विनियोजकों यानी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, जो व्यक्ति इन अंशों को खरीदते हैं। पहला है नियमित आय, कि मतलब उन्हें हर साल लाभ हो कि ना हो, सिवाय संचयी पूर्वाधिकारी अंशों को छोड़कर बाकी जितनी पूर्वाधिकारी अंशधारी हैं उन्हें एक निश्चित दर से लाभ मिलता रहता है, हर साल लाभ हो या ना हो, तो इन्हें एक नियमित आय प्राप्त होती है। इन्हें टेंशन नहीं होती कि लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें मिलता ही मिलता है, ठीक है। यदि कंपनी को पर्याप्त लाभ होते हैं तो पूर्वाधिकारी अंशों पर पूर्व निश्चित दर से लाभांश दिया ही जाता है, ठीक है।
लेकिन लाभ पर्याप्त न होने की दशा में भी कुछ लाभांश तो मिलता ही है, कि मान लो अगर कुछ कंपनी को लाभ नहीं हुआ है, फिर भी इन्हें मिलता ही मिलता है, भले थोड़ा कम मिले लेकिन मिलता है। यदि किसी वर्ष लाभांश बिल्कुल ही ना मिले, संचयी पूर्वधिकारी अंशों का लाभांश जमा होता रहता है। जो संचयी पूर्वधिकारी अंश होते हैं उनका इकट्ठा होता रहता है, भले ही लाभ हो या ना हो, उन्हें मिलता ही रहता है। और लाभ पाने वाले वर्ष में चालू लाभांश के साथ साथ बकाया लाभांश का भुगतान भी कर दिया जाता है, कि मतलब मान लो इस साल लाभ नहीं हुआ है, अगले साल हुआ है, तो इन्हें अगले साल का लाभ के साथ साथ इस साल का भी मिलता है। ठीक है। अब है समापन पर पूर्वाधिकार। मान लो कंपनी अगर बंद हो रही है तो इनका पहला हक होता है, समता अंशों से पहले इन्हें इनकी पूंजी वापस मिलती है। ठीक है। कंपनी के समापन की दशा में इन्हें समता अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाता है। ठीक है। अतिरिक्त लाभ में भागीदारी। जिन वर्षों में कंपनी को अधिक लाभ होते हैं तो कंपनी भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशों पर पूर्व निश्चित दर से लाभांश के अतिरिक्त में भी लाभांश देती है। हमने भी पढ़ा था ना, भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, कि मतलब कंपनी को अगर मान लो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और इन्होंने पूर्वाधिकारी अंशों को निश्चित दर से लाभ दे दिया, फिर समता अंशों को भी दे दिया, मान लो फिर भी एंड में लाभ बच गया, तो इन्हें हक होता है कि इन्हें उसमें से भी हिस्सा मिलता है। तो ये तरह से फ़ायदा है ना इन लोगों को। अब पढ़ेंगे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, वो पूर्वाधिकारी अंश जारी करती है, उन्हें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है। तो देखो, प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं। जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं उन्हें ये हक नहीं होता है कि वो मीटिंग वगैरह में आए, मीटिंग वगैरह को ज्वाइन करें। ठीक है। तो इन्हें एक तरह से फ़ायदा है ना, कि मीटिंग में वो लोग आएंगे नहीं, कम लोग भी होंगे और उनकी बातें लीक भी नहीं होती। इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब ये मीटिंग वगैरह में नहीं आते हैं, तो कंपनी को ये लाभ फ़ायदा होता है एक तरह से। कंपनी पर कम भार। समता अंशधारी प्रायः पूर्वाधिकारी अंशों की अपेक्षा अधिक लाभांश की उम्मीद रखते हैं। समता अंशधारियों की यह उम्मीद कंपनी पर बोझ बनी रहती है। दूसरी ओर पूर्वाधिकारी अंशों पर निश्चित दर लाभांश का भुगतान करके कंपनी निश्चित हो जाती है। इसका मतलब यही है कि मान लो जो समता अंशधारी होते हैं ना, वो क्यों खरीदते हैं समता अंश, इसलिए खरीदते हैं कंपनी को अगर किसी साल बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो एक तरह से उन्हें कंपनी में भार होता है कि अगर कंपनी में किसी साल बहुत ज़्यादा लाभ होता है तो हमें समता अंशों को देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा लाभ, लेकिन पूर्वाधिकारी अंशों को नहीं देना पड़ता, भले ही कितना भी लाभ हो, क्योंकि पूर्वाधिकारी अंशों को एक निश्चित दर पे लाभ देना होता है। ठीक है। तो ये कंपनी में भार नहीं रहता एक तरह से। बंधक की आवश्यकता नहीं। पूर्वाधिकारी अंशों के निर्गमन पर कंपनी को अपनी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, जबकि ऋण पत्रों की दशा में कई बार ऐसा करना पड़ता है। मतलब जब हम लोन लेते हैं किसी से तो कुछ चीज़ हम गिरवी रखते हैं ना, तो हम पूर्वाधिकारी अंशों को जब बेचते हैं हम, तो पूर्वाधिकारी अंश जो लोग खरीदते हैं उन पर हमें अपनी कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, कोई सामान हमें गिरवी नहीं रखना पड़ता। जब हम ऋण पत्र क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, यानी एक तरह से लोन होता है कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है एक तरह से गारंटी के रूप में, तो हमें इस समय नहीं रखना पड़ता। तो एक तरह से बंधक की आवश्यकता नहीं होती। बंधक मतलब यही होता है कि गिरवी रखना कोई सामान। ठीक है। अब देखो पूर्वाधिकारी अंशों से हानि क्या होती है, नुकसान क्या होता है, जो लोग इन अंशों को खरीदते हैं उन्हें क्या नुकसान होता है। ठीक है। तो देखो, पहला है अतिरिक्त लाभ में हिस्सा नहीं, कि एक था ना भागयुक्त, सिर्फ भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशों को ही अतिरिक्त लाभ में हिस्सा मिलता है, बाकी जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं उन्हें नहीं मिलता है। भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशों को छोड़कर शेष पूर्वाधिकारी अंशधारियों को कंपनी के अतिरिक्त लाभ में हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अतिरिक्त मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और बचा हुआ है तो इन्हें हक नहीं होता है कि वो बचे हुए लाभ में भी अपना हक मांगे, सिवाय भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशों को छोड़कर, क्योंकि इन्हें होता है सिर्फ। ठीक है। समापन पे अधिशेष में हिस्सा नहीं। इसका मतलब यही है, जैसे लाभ का था कि अगर अधिक लाभ हुआ है तो इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। वैसे ही मान लो अगर कंपनी खत्म हो रही है और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पूंजी बची हुई है, तब भी इन्हें हक नहीं होता है कि ये अपनी निश्चित दर से ज़्यादा पैसा मांगे। ठीक है। जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी की सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है। तो जब कंपनी की सारी संपत्ति को बेच देंगे और कंपनी बड़ी है, ज़्यादा पैसा तो आएगा ही आएगा ना, तो इन्हें हक नहीं होता है कि ये उसमें अपना एक्स्ट्रा पैसा मांगेगी। इन्हें सिर्फ उतना ही मिलता है जिनकी इनकी दर निश्चित होती है, और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों पूर्वाधिकार अंशधारियों सहित सभी को उनकी जमा राशि के बराबर भुगतान कर दिया जाता है, कि मतलब जितना इन्होंने कंपनी में पूंजी लगाया था उतना इन्हें दे दिया जाता है। इसके बाद जितनी भी राशि बचती है वे सारी समता अंशधारियों को दे दी जाती है। जितना ही मतलब पूंजी बचती है वो समता अंशों को मिल जाती है। वे सारी समता अंशों को दे दी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि समता अंशों पर जमा राशि का भुगतान करके जो अधिशेष बचे उसमें से पूर्वाधिकारी अंशधारियों को भी हिस्सा दे दिया जाए। मान लो समता अंशों को देने के बाद भी मान लो बहुत पैसा बच गया, तो ये फिर भी वो अपने पास रख लेते हैं, पूर्वाधिकारी अंशों को नहीं देते हैं, और ना ही पूर्वाधिकारी अंश मांग सकते हैं। उन्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना इनका पहले से तय था। ठीक है।
देखो, प्रबंधकीय गतिविधियों में हिस्सा नहीं, इसका मतलब क्या है कि नुकसान क्या होता है कि ये लोग मीटिंग्स वगैरह में हिस्सा नहीं ले सकते कि कंपनी में क्या हो रहा है, कितना माल जा रहा है, कितना आ रहा है, कितनी माल की बिक्री वगैरह हो रही है, ये हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो ये ज़्यादातर कंपनी की जानकारी नहीं इकट्ठी कर पाते। तो ये इनके लिए एक तरह से नुकसान होता है कि ये मीटिंग में हिस्सा नहीं ले पाते, ठीक है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं होता है, इस प्रकार वे कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को क्या नुकसान होता है। अब पढ़ेंगे कंपनी को क्या नुकसान होता है इन अंशों को जारी करने से। पहला है स्थायी भार, कि मतलब एक निश्चित दर पे इन्हें लाभ देना ही देना होता है हर साल, लाभ हो या ना हो। तो एक तरह से भार हो जाता है ना कि इन्हें देना ही इतना % लाभ, ठीक है। पूर्वाधिकारी अंशों पर कंपनी को एक निश्चित दर से लाभांश देना पड़ता है। मतलब किसी साल लाभ अगर नहीं हो रहा है तब भी देना पड़ता है, क्योंकि संचयी पूर्वाधिकारी अंश पड़े थे ना, क्या होते हैं इकट्ठा हो जाता है, मतलब अगले साल देना पड़ेगा। तो एक तरह से भार होता है इन पर, ठीक है। कर लाभ नहीं, पूर्वाधिकारी अंशों पर दिया जाने वाला लाभांश कंपनी के वितरण योग्य लाभ का हिस्सा माना जाता है, ना कि एक व्यय। इसलिए कंपनी को इस लाभांश पर भी आयकर देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो इन्हें टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स पर इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है, लाभ नहीं मिलता है इन्हें कर पर, इन्हें टैक्स पर लाभ नहीं मिलता है। और जो पूर्वाधिकारी अंशों पर जो भी लाभ देते हैं, जो भी इन लोगों को देते हैं, वो सरकार एक तरह से खर्चा मानती है कि ये खर्चा है इनका एक तरह से, ठीक है। सॉरी कि मतलब जो लाभ देते हैं ये लोग पूर्वाधिकारी अंशों को, वो फ़ायदा मानते हैं कि आप जो उनको लाभ दे रहे हो आपको फ़ायदा हो रहा है, ना कि खर्चा। मतलब हम किसी को पैसा दे रहे हैं अपने अपने हिस्से से, तो एक तरह से हमें खर्चा होता है ना एक तरह से, वो खर्चा नहीं मानती है। वो सोचती है कि हम उनको लाभ दे रहे हैं तो हमें भी वो फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो हमें टैक्स में लाभ नहीं होता है, कि मतलब अगर आप खर्चा दिखाते हो, टैक्स कम कम पेमेंट करनी पड़ती है टैक्स की। अगर आपका फ़ायदा है, ज़्यादा आप पैसा कमा रहे हो एक तरह सरकार की नज़रों में, तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स जो सरकार है वो सोचती है कि जो आप लाभ दे रहे हो पूर्वाधिकारी अंशों को, वो फ़ायदा है आपके लिए, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा कर या ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। समता अंशधारियों की असंतुष्टि, देखो पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है। जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं उन्हें लाभ समता अंशों से पहले दिया जाता है। जिन वर्षों में लाभ कम होते हैं पूर्वाधिकारी अंशधारियों को तो प्राय लाभांश प्राप्त हो जाता है। यानी मान लो किसी साल लाभ कम हुआ है तो उन्हें फिर भी लाभ मिल ही जाता है, वो कितनी निश्चित दर होती है। लेकिन समता अंशधारियों के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि कम हुआ है तो उन्हें कुछ नहीं बचता। ऐसी स्थिति में कंपनी को समता अंशधारियों के असंतोष का सामना करना पड़ता है, कि मतलब जैसे जो लोगों ने खरीदा है झगड़ा होने लगता है ना, फिर वो ढंग से भी काम नहीं करते, क्योंकि मान लो पूरा साल काम किया फिर उन्हें लाभ ही नहीं मिला बिल्कुल समता अंशधारियों को, तो उनके असंतोष का सामना करना पड़ता है। समता अंशधारियों की असंतुष्टि, ठीक है। तो ये कंपनी को एक तरह से हानि होती है। देखो हमने अभी तक पढ़ा कि समता अंश क्या होते हैं और पूर्वाधिकारी अंश क्या होते हैं, ठीक है अच्छे से। अब हम उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि अंतर क्या होता है इन दोनों में। वैसे तो दोनों अंश कंपनी ही जारी करती है, बट इनमें कुछ फ़र्क होता है। समता अंश जो होते हैं वो कंपनी के एक तरह से मालिक होते हैं, और इन्हें कंपनी के समापन और लाभांश में लास्ट में हक मिलता है, और पूर्वाधिकारी अंशों को पहले मिलता है, और जो इनकी लाभांश की दर होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। देखो पहला है प्रबंध में भाग, यानी जो मीटिंग वगैरह होती है, जो सभाएँ वगैरह लगी जाती है, उनमें इन दोनों में से किसको भाग होता है जॉइन करने का, कौन हो मतलब इन दोनों में से कौन जा सकता है मीटिंग जॉइन करने के लिए, ठीक है। समता अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का हक होता है, ठीक है, कि मतलब मीटिंग में ये लोग जा सकते हैं, हक होता है। सामान्य परिस्थितियों में इन्हें प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, मतलब किसी मेन मीटिंग में ही जा सकते हैं, वैसे ये लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लाभांश, कंपनी के लाभों में से समता अंशों पर लाभांश बाद में दिया जाता है, कि मतलब बचता है अगर तो दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता है, और सबसे अंत में दिया जाता है सबको पेमेंट करने के बाद। इन्हें लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है, कि मतलब जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं इन्हें लाभांश इनसे पहले दिया जाता है और इन्हें एंड में दिया जाता है, सबसे एंड में, ठीक है। पूंजी वापसी, कंपनी के समापन पर इन्हें पूंजी की वापसी पूर्वाधिकारी अंशों के बाद दी जाती है, कि जो इनकी जो पूंजी होती है वो सबसे लास्ट में दी जाती है पूर्वाधिकारी अंशों के बाद। इन्हें पूंजी की वापसी समता अंशों से पहले भी दी जाती है, ठीक है, कि मतलब पहले इन्हें दी जाएगी फिर इन्हें। और देखो जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, कि इन्हें कितने % लाभ मिलेगा हर साल, इनकी निश्चित होती है और इनकी नहीं होती, इनकी अनिश्चित होती है। किसी साल कम मिलती है, किसी साल ज़्यादा मिलती है और किसी साल मिलती ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जीवन काल में पूंजी वापसी, की मतलब कंपनी के ख़त्म होने से पहले पहले किसको मिल जाती है। कंपनी अपने जीवन काल में समता अंश पूंजी को वापस नहीं करती, यानी जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी तभी मिलती है इनको पूंजी, इससे पहले नहीं मिलती।
शुद्ध पूर्वगामी अंशों की पूंजी वापस की जा सकती है। जो शुद्ध पूर्वगामी अंश होते हैं उन्हें कंपनी अपने जीवन काल से पहले यानी कंपनी खत्म होने से पहले कभी ना कभी वापस करके इनको निकाल सकती है। बाकी जो होते हैं पूर्वगामी अंश उन्हें नहीं निकाल सकती। ठीक है। लाभांश की निश्चितता, इन पर लाभांश की दर अनिश्चित होती है। बताया था ना, कितना भी मिल सकता है, कम भी, ज़्यादा भी और बिल्कुल भी नहीं मिलता है कभी कभी। और जो पूर्वगामी अंश होते हैं इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है कि कितने % मिलेगा, 10, 20, 25 इन्हें निश्चित होती है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने व्यावसायिक वित्त के स्रोत में हमने समता अंश और पूर्वगामी अंश पढ़ लिए। अब हम इसके आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है मेरा समझाया हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे मैं जितनी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो आपको ईज़िली मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ बोलना है कि मेरा लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।